101 क्वेश्चन है वैदिक भाषा का वह रूप जो सर्वसाधारण द्वारा सहज रूप में विकसित हुआ, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसमें से कौन सा प्रश्न है कि वैदिक भाषा का वह रूप जो सर्वसाधारण द्वारा सहज रूप में विकसित हुआ। तो इसमें सही जवाब पाली है। पाली जो है भाषा वैदिक भाषा का वह रूप है जो सर्वसाधारण द्वारा सहज रूप में विकसित हुआ। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। तो वैदिक भाषा का वह रूप जो सर्वसाधारण द्वारा सहज रूप में विकसित हुआ तो वह पाली भाषा है। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि के अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। 102 क्वेश्चन है कि प्राकृत भाषा को साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है। प्राकृत भाषा को साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है। महावीर स्वामी स्वयंभू या महात्मा बुद्ध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सही महावीर स्वामी जो है प्राकृत भाषा को साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जो है महावीर स्वामी का है। पाली का अर्थ क्या होता है। पाली का अर्थ होता है बुद्ध वचन होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ है। पाली में त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई। तो वैदिक भाषा का वह रूप जो सर्वसाधारण द्वारा सहज रूप में विकसित हुआ तो इसका सही जवाब पाली है। और पाली भाषा जो है वैदिक भाषा का वह रूप है जो सर्वसाधारण द्वारा सहज रूप में विकसित हुआ। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि के अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि 103 क्वेश्चन है शालिभद्र शौरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। शालिभद्र शौरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। इसमें से राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या राम गोपाल शर्मा दिनेश या गणपत चंद्र गुप्त। तो किसने शालिभद्र शौरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो गणपत चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र शौरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र शौरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदिकाव्य माना जाता है। शालिभद्र शौरी द्वारा रचित जो है भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदिकाव्य माना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली के संपादन जो है मुनिजन विजय ने किया है। अगर बात करें भरतेश्वर बाहुबली के संपादन की तो किसने किया, मुनिजन विजय ने किया था भरतेश्वर बाहुबली। तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र शौरी में हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र शौरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदिकाव्य माना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली के संपादन जो है मुनिजन विजय ने किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्हें जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। इनके 3 ग्रंथ हैं पौमचर्यु, रिट्ठ अणिमी चर्यु तथा स्वयंभू छंद है। तो शालिभद्र शौरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना तो हम बताएंगे गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र शौरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। और शालिभद्र शौरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदिकाव्य माना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली के संपादन जो है मुनिजन विजय ने किया है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि किसे स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्हें जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। इनके 3 ग्रंथ हैं पौमचर्यु, रिट्ठ अणिमी चर्यु तथा स्वयंभू छंद। 104 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका निबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। तो सरापा, स्वयंभू, देवसेन या धर्मपाल। तो किसका संबंध जो है सिद्ध साहित्य से नहीं है। तो इसमें से स्वयंभू, देवसेन तथा धर्मपाल का संबंध अपभ्रंश साहित्य से है न कि सिद्ध साहित्य से, जबकि सरापा का संबंध सिद्ध साहित्य से है।
तो स्वयंभू, देवसेन तथा धनपाल का संबंध किससे है? अपभ्रंश साहित्य से है, ना कि सिद्ध साहित्य से। जबकि सरापा का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो अगर स्वयंभू, देवसेन तथा धनपाल का संबंध बताएं तो अपभ्रंश साहित्य से है और सिद्ध साहित्य से, जबकि सरापा का संबंध सिद्ध साहित्य से है और सरापा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। 105 क्वेश्चन है कि राशक शब्द से राशों की व्युत्पत्ति किसने नहीं मानी है? तो किसने जो है राशक शब्द से राशों की व्युत्पत्ति नहीं मानी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, गणपत चंद्र गुप्त। तो ऐसे कौन से हैं जो राशक शब्दों से राशों की व्युत्पत्ति नहीं मानी है? तो ऐसे रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राशक शब्द से राशों की व्युत्पत्ति नहीं मानी है, बल्कि इन्होंने रसायन शब्द से राशों की व्युत्पत्ति मानी। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, गणपत चंद्र गुप्त, नरोत्तम स्वामी तथा दशरथ शर्मा ने राशक शब्दों से राशों की व्युत्पत्ति मानी है। तो अगर पूछा जाए राशक शब्द से राशों की व्युत्पत्ति किसने नहीं मानी, तो रामचंद्र शुक्ल हैं जो रसायन शब्द से राशों की व्युत्पत्ति मानते हैं। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, गणपत चंद्र गुप्त, नरोत्तम स्वामी तथा दशरथ शर्मा ने राशक शब्द से राशों की व्युत्पत्ति मानी है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, गणपत चंद्र गुप्त, नरोत्तम स्वामी तथा दशरथ शर्मा ने राशक शब्द से राशों की व्युत्पत्ति मानी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से राशक शब्द से राशों की व्युत्पत्ति नहीं मानी है, बल्कि रसायन शब्द से राशों की व्युत्पत्ति मानी है। 106 क्वेश्चन है कि भारतेश्वर बाहुबली राज से हिंदी में राशो परंपरा का प्रवर्तन किसने माना? डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर हरीश, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त या उपयुक्त सभी? तो भारतेश्वर बाहुबली राज से हिंदी में राशो परंपरा का प्रवर्तन किसने माना? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ता है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने माना है भारतेश्वर बाहुबली राज से हिंदी में राशो परंपरा का प्रवर्तन। मुनिजन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली राज को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। इसकी रचना जो है 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ जो है 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। तो भरतेश्वर बाहुबली राज को हिंदी में राशो परंपरा का प्रवर्तन किसने माना? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं। और मुनिजन विजय जो है डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली राज को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। इसकी रचना जो है 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ जो है 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है अद्वैतवाद का खंडन करता है? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो अद्वैतवाद का खंडन करता है? विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, उपयुक्त सभी। तो डी है उपयुक्त सभी जो है अद्वैतवाद का खंडन करते हैं। विशिष्टाद्वैत और द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, ये सभी जो है अद्वैतवाद का खंडन करता है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं। इसका ब्रह्मसूत्र है अहम ब्रह्मास्मि। इसके अनुसार संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य है तथा जगत मिथ्या है। तो सिद्धांत अद्वैतवाद का खंडन कौन करता है? तो प्रयुक्त सभी करते हैं। विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, तो ये सभी जो है अद्वैतवाद का खंडन करते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं। और इसका ब्रह्मसूत्र अहम ब्रह्मास्मि। इसके अनुसार संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य है तथा जगत मिथ्या है। 108 क्वेश्चन है कि ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। तो इनमें से ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो माधवाचार्य जो है वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक तथा दर्शन निम्नलिखित है। और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो माधवाचार्य हैं।
और दर्शन इनका क्या है, द्वैतवाद है। श्री सांप्रदायिक प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं और दर्शन क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद। शनकादि संप्रदायिक प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य और दर्शन क्या है, द्वैताद्वैतवाद। रुद्र संप्रदायिक प्रवर्तक वल्लभाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद है इनका दर्शन। तो ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य द्वैतवाद, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद और रुद्र संप्रदाय जो है विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद और शनकादि संप्रदाय जो है निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद और रुद्र संप्रदाय जो है वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। 109वां क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार निम्नलिखित किस रचनाकार की कृति जो है रास पंचाध्यायी नहीं है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार निम्नलिखित में से किस ऐसे कौन से रचनाकार हैं जिनकी कृति जो है रास पंचाध्यायी नहीं है। नंददास, नागरीदास, रहीम, कृष्णदास। तो ऐसे कौन से कवि हैं जो रास पंचाध्यायी उनकी रचना नहीं है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार। तो कृष्णदास जो हैं इनकी रचना जो है रास पंचाध्यायी नहीं है, बल्कि नंददास, नागरीदास, रहीम ये सभी जो है रास पंचाध्यायी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार रास पंचाध्यायी कृष्णदास की कृति नहीं, जबकि अन्य सभी रचनाकारों के रास पंचाध्यायी रचना है, कृष्णदास की नहीं है, बल्कि नंददास, नागरीदास और रहीम की जो है रचना रास पंचाध्यायी है। 110वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। तो इसमें से आरोही क्रम में अगर देखें तो कुंभनदास, सूरदास, गोविंद स्वामी, नंददास ये सभी जो है आरोही क्रम में हैं। कौन से, कुंभनदास, सूरदास, गोविंद स्वामी और नंददास। निम्नलिखित कवियों का आरोही क्रम इस प्रकार है। कुंभनदास की बात करें तो 1468 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी, नंददास 1533 ईस्वी। तो कुंभनदास 1468 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी और गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी और नंददास जो है 1533 ईस्वी। ये सभी जो है रचनाकार आरोही क्रम में हैं, कुंभनदास, सूरदास, गोविंद स्वामी और नंददास। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र का अपने विषय के अनुसार भक्ति काव्य है और शैली के अनुसार रीति काव्य, यह कथन किसका है। रामचंद्र का अपने विषय के अनुसार जो है भक्ति काव्य है और शैली के अनुसार क्या है, रीति काव्य है, यह कथन किसका है। गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर धर्मवीर। तो ऐसे जो कथन यह है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामचंद्र का अपने विषय के अनुसार भक्ति काव्य और शैली के अनुसार क्या है, रीति काव्य है। यह कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामचंद्र का के संबंध में विद्वानों के कथन है कि रामचंद्र का जो है छंदों का अजायब घर है। क्या है, रामचंद्र का छंदों का अजायब घर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा कहा गया। और कठिन काव्य का व्रत किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो रामचंद्र का जो है छंदों का अजायब घर है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा कहा गया। और कठिन काव्य का व्रत जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया। रामचंद्र का अपने विषय के अनुसार भक्ति काव्य है और शैली के अनुसार रीति काव्य, यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 112 क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार केशवदास की निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। तो इसका सही जवाब है रसिक प्रिया, रामचंद्र का वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता। तो रसिक प्रिया, रामचंद्र का वीर सिंह देवचरित और विज्ञान गीता। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार जो है निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार आरोही क्रम इस प्रकार है। रसिक प्रिया की बात करें तो 1591 ईस्वी, रामचंद्र का 1601 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित जो है 1607 ईस्वी और विज्ञान गीता 1610 ईस्वी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त
प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में क्या माना है? रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। 113 क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गोराई, रश्निधि चिंतामणि घनानंद मतिराम। तो कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गोराई, ये किसकी पंक्ति है? मतिराम की पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चारु गोराई, आखनी में अलसानी चितौनी में, मुंज बिलासन की सरसाई। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चारु गोराई, आखनी में अलसानी चितौनी में, मुंज बिलासन की सरसाई। उपयुक्त काव्य पंक्ति रीतिबद्ध कवि मतिराम की है। रीति सुभाष कवित्व की वर्णत बुध अनुसार, यह पंक्ति जो है रीति सुभाष कवित्व की वर्णत बुध अनुसार चिंतामणि की पंक्ति है। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, घनानंद की पंक्ति है। 114वां क्वेश्चन है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह कथन किसका है? परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी की भाषा क्या है? चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं बिहारी लाल को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो ये ध्वनिवादी स्वीकार किया। श्री राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। श्री राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को क्या माना? पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। तो बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। श्री राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद निरंजनी को हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसने माना? 115 क्वेश्चन है कि राम प्रसाद निरंजनी को हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या रामविलास शर्मा। तो अगर राम प्रसाद निरंजनी की बात करें तो हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही जवाब है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 1741 ईस्वी में रचित भाषा योग वासिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया। भाषा योग वासिष्ठ की भाषा मूलतः क्या है? पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। तो राम प्रसाद निरंजनी को हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। राम प्रसाद निरंजनी को हिंदी का प्रथम क्या माना? प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विक्रम संवत 1798 1741 ईस्वी में रचित जो है भाषा योग वासिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया। भाषा योग वासिष्ठ की भाषा मूलतः क्या है? पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। 116 क्वेश्चन है, शोध का मूल बीज क्या है? पुस्तक है वातावरण, संदर्भ ग्रंथ या जिज्ञासा। तो शोध का मूल बीज जो है जिज्ञासा है। शोध का मूल बीज क्या है? जिज्ञासा है। 117 क्वेश्चन है, शोध में विषय और उसके लक्ष्य की परिकल्पना के बाद दूसरा सोपान होता है सामग्री विश्लेषण, सामग्री संचयन, सामग्री की प्रामाणिकता। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शोध में विषय और उसके लक्ष्य की परिकल्पना के बाद दूसरा सोपान क्या होता है? तो यह सामग्री संचयन है। शोध में विषय और उसके लक्ष्य की परिकल्पना के बाद दूसरा सोपान क्या है? सामग्री संचयन होता है।
आगमन निगमन पद्धति का समन्वय किसने किया? डार्विन, बेकन, अरस्तु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अरस्तु ने आगमन निगमन पद्धति का समन्वय अरस्तु ने किया है। आगमन विधि क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो वह विधि जिसमें विशेष तथ्यों और घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं, उसे आगमन विधि कहते हैं। वह विधि जिसमें विशेष तथ्यों और घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? आगमन विधि। और निगमन विधि इस पद्धति का कक्ष शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है। इस पद्धति में पहले नियम दिए जाते हैं और फिर एक उदाहरण दिया जाता है। यह विधि विज्ञान और गणित पढ़ाने के लिए बहुत क्या है, उपयोगी है। 119 क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक साहित्य के ग्रंथों एवं उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। लोक साहित्य की भूमिका, बघेली लोक साहित्य। अगला है कि भोजपुरी भाषा और उसका साहित्य, नेपाल की लोक कथाएं। तो निम्नलिखित क्या बताना है? लोक साहित्य के ग्रंथों और उनके लेखकों को सम्मिलित करना है। तो लोक साहित्य की भूमिका, उदय नारायण तिवारी, बघेली लोक साहित्य, गोविंद चातक, भोजपुरी भाषा और उसका साहित्य, जगदीश चतुर्वेदी, नेपाल की लोक कथाएं, कृष्णदेव उपाध्याय। तो इसका सही जवाब है लोक साहित्य की भूमिका कृष्णदेव उपाध्याय की रचना है। लोक साहित्य की भूमिका जो है कृष्णदेव उपाध्याय की रचना। बघेली लोक साहित्य जगदीश चतुर्वेदी, भोजपुरी भाषा और उसका साहित्य जो है उदय नारायण तिवारी, नेपाल की लोक कथाएं गोविंद चातक की है। तो लोक साहित्य की भूमिका कृष्णदेव उपाध्याय, बघेली लोक साहित्य जगदीश चतुर्वेदी, भोजपुरी भाषा और उसका साहित्य उदय नारायण तिवारी, और नेपाल की लोक कथाएं जो है गोविंद चातक की हैं। 120वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? 2, 5 और 17, 2, 6 और 17, 7, 2 और 17, 6, 5 और 17। तो भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है 6, 5 और 17। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, 351 तक राजभाषा के संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 की संसद की भाषा का उपबंध है और संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद में 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। 121वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय परिभाषिक शब्दावली के ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने के पक्षधर नहीं है। ऐसी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के लिए ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने के पक्षधर कौन नहीं है? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर जेसी घोष, डॉक्टर रघुवीर, डॉक्टर डीसी लूथरा। तो अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के लिए ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने के पक्षधर नहीं है। तो ये डॉक्टर रघुवीर है। डॉक्टर रघुवीर जो है अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के लिए ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने के पक्षधर नहीं है, बल्कि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर जेसी घोष और डॉक्टर डीसी लूथरा, ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के लिए ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने के पक्षधर हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर जेसी घोष और डॉक्टर डीसी लूथरा, बल्कि डॉक्टर रघुवीर क्या चाहते हैं? डॉक्टर रघुवीर जो है अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के लिए ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने के क्या नहीं है, पक्षधर नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी हिंदी है? तो ये सही है, अनुच्छेद 343 फर्स्ट जो है ये संविधान के अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी हिंदी है। तो संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344 1 राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद 344 1 जो है राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद जो है हर 10 वर्ष की समाप्ति पर
राजभाषा आयोग का गठन करेगा। 123 क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट या पंडित जुगल किशोर या लाला श्रीनिवास दास। तो पंडित जुगल किशोर जो है हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का क्या है? मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन के दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो उदंत मार्तंड के प्रकाशन के दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। लाला श्रीनिवास दास के संपादकत्व में सदादर्श पत्रिका 1874 ईस्वी मासिक जो है काशी से प्रकाशित हुई। तो लाला श्रीनिवास दास के संपादकत्व में सदादर्श पत्रिका 1874 ईस्वी मासिक काशी से प्रकाशित हुई। तो इसमें से प्रश्न यही है कि उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर हैं। उदंत मार्तंड के जो है संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर। और यह पत्रिका जो है 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। और उदंत मार्तंड के प्रकाशन के दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। लाला श्रीनिवास दास के संपादकत्व में सदादर्श पत्रिका 1874 ईस्वी मासिक काशी से प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं एवं संपादकों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें से सदादर्श है प्रताप नारायण मिश्र, भारत बंधु लाला श्रीनिवास दास, हिंदी प्रदीप तोताराम, ब्राह्मण जो है बालकृष्ण भट्ट। तो अगर बात करें सदादर्श की तो ये लाला श्रीनिवास दास संपादक हैं इसके। भारत बंधु की बात करें तो तोताराम जो है संपादक हैं भारत बंधु पत्रिका के। और हिंदी प्रदीप की बात करें बालकृष्ण भट्ट है। ब्राह्मण पत्रिका जो है प्रताप नारायण मिश्र। सदादर्श की बात करेंगे तो लाला श्रीनिवास दास, भारत बंधु तोताराम और हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट और ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र। निम्नलिखित कहानियों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। तो इसमें से आरोही क्रम जो है बी सही है। इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। इंदुमती की बात करें तो कालक्रम 1900 ईस्वी है और कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी का इंदुमती 1900 ईस्वी। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की है। प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी। और 11 वर्ष का समय जो है रामचंद्र शुक्ल का है 1903 ईस्वी। दुलाई वाली बंग महिला का है 1907 ईस्वी। प्लेग की चुड़ैल किसकी है? भगवान दास 1902 ईस्वी। और इंदुमती जो है किशोरीलाल गोस्वामी 1900 ईस्वी है। 126 क्वेश्चन है कि कृष्णायन के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, द्वारका प्रसाद मिश्र। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृष्णायन के रचनाकार जो है द्वारका प्रसाद मिश्र हैं। इस महाकाव्य में कृष्ण के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की कथा कही गई है। तो कृष्णायन के रचनाकार कौन है? द्वारका प्रसाद मिश्र हैं। कृष्णायन के रचनाकार कौन? द्वारका प्रसाद मिश्र हैं। इस महाकाव्य में कृष्ण के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की कथा कही गई है। तो कृष्णायन के रचनाकार कौन है? तो द्वारका प्रसाद मिश्र हैं कृष्णायन के रचनाकार। और इस महाकाव्य में कृष्ण के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की कथा कही गई है। 127 क्वेश्चन है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद को। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो अगर नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार पूछे हैं तो छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक नंद दुलारे वाजपेयी ने माना।
नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत को माना है, जबकि आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त तथा मुकुटधर पांडे को माना है। तो नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार माने तो छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, तो सुमित्रानंदन पंत को माना। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक और आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त तथा मुकुटधर पांडे को माना है। आचार्य शुक्ल मैथिली शरण गुप्त तथा मुकुटधर पांडे को माना तथा इला चंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना। तो अगर नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार पूछा जाए कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, तो नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार जो है सुमित्रानंदन पंत को माना है। अगर आचार्य शुक्ल की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त तथा मुकुटधर पांडे को माना है, और इला चंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। इला चंद्र जोशी ने 128 क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुल्लौरी या बालकृष्ण भट्ट या श्रीनिवास दास या देवकी नंदन खत्री। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु के लेखक हैं। यह उपन्यास विधा की रचना है। इसका प्रकाशन जो है 1982 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो परीक्षा गुरु के लेखक श्रीनिवास दास हैं। यह उपन्यास विधा की रचना है और इसका प्रकाशन 1982 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना? लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को जो है अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। 129 क्वेश्चन है कि भाषा संसार के भाषा परिवारों की संख्या 13 माना है। किसने? संसार के भाषा परिवारों की संख्या 13 किसने माना? विल्हेम फान राइस पार्टी रिज ग्रे। तो इसमें से संसार के भाषा परिवारों की संख्या 13 किसने माना? तो विल्हेम फान ने संसार के भाषा परिवारों की संख्या 13 माना है, तथा भोलानाथ तिवारी ने भी भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। फ्रीडिश म्यूलर ने इसकी संख्या क्या मानी है? 100 मानी है। तो संसार के भाषा परिवारों की संख्या 13 माना विल्हेम फान ने। संसार के भाषा परिवारों की संख्या जो है 13 माना है, तथा भोलानाथ तिवारी ने भी भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है, और फ्रीडिश म्यूलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। फ्रीडिश म्यूलर ने क्या मानी? इसकी संख्या जो है 100 मानी है। 130 क्वेश्चन है, भारोपी परिवार की शाखा केंतुम वर्ग की भाषा है। तो भारोपी परिवार की भाषा शाखा जो है केंतुम वर्ग की भाषा संस्कृत, फारसी या पोलिश या अंग्रेजी। तो भारोपी परिवार की शाखा जो है केंतुम वर्ग की भाषा जो है अंग्रेजी है। भारोपी परिवार की शाखा जो है केंतुम वर्ग की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। केंतुम वर्ग के अंतर्गत आने वाली भाषा है जर्मानिक, केल्टिक, ग्रीक, तोकरी, हिटाइट और इटालिक आदि। तो भारोपी परिवार की शाखा जो है केंतुम वर्ग की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। और भारोपी परिवार की शाखा केंतुम वर्ग की भाषा अंग्रेजी है। भारोपी परिवार की 10 शाखाएं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। केंतुम वर्ग के अंतर्गत आने वाली भाषा है जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोकरी, हिटाइट, इटालिक आदि। तो केंतुम वर्ग के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोकरी और हिटाइट, इटालिक आदि। 131 क्वेश्चन है कि भारोपी परिवार की शाखा शतम किस भाषा के शब्द है? फारसी, लैटिन, अवेस्ता, संस्कृत। तो भारोपी परिवार की शाखा जो है शतम किस भाषा के शब्द है? तो यह लैटिन भाषा के शब्द है। भारोपी परिवार की शाखा शतम किस भाषा के शब्द है? तो यह लैटिन जो है भाषा का शब्द है। शतम वर्ग की भाषा भारत, ईरानी, बाल्टो, स्लाविक, आर्मीनी तथा अल्बानी आदि है। तो भारोपी परिवार की शाखा जो है शतम किस भाषा के शब्द है? तो हमने बताया लैटिन है, भी सही है। भारोपी परिवार की शाखा जो शतम है लैटिन भाषा का शब्द है। शतम वर्ग की भाषा क्या है? भारत, ईरानी, बाल्टो, स्लाविक, आर्मीनी तथा अल्बानी आदि है। तो भारोपी परिवार की शाखा शतम किस भाषा का शब्द है? लैटिन हमने बताया। शतम वर्ग की भाषा जो है भारत है, ईरानी है, बाल्टो, स्लाविक, आर्मीनी तथा अल्बानी आदि।
132 क्वेश्चन है, भोलानाथ तिवारी ने भारत में आर्यों का आगमन माना 1500 ईस्वी पूर्व, 1200 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो भोलानाथ तिवारी ने भारत में आर्यों का आगमन जो है 1500 ईस्वी पूर्व माना है। इसका सही जवाब ए है। अगर बात करें अपभ्रंश का समय काल माना जाता है, तो अपभ्रंश का समय काल जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच, या 1000 ईस्वी से 15 ईस्वी के बीच अपभ्रंश का समय काल क्या माना जाता है। तो अपभ्रंश का समय काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच जो है अपभ्रंश का समय काल माना जाता है। मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। पाली का समय काल 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक का, और प्राकृत का समय काल जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का समय काल जो माना गया है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच है। और अगर बात करें पाली का समय काल, तो 500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक है, और प्राकृत का समय काल जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 134 क्वेश्चन है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार विश्व के भाषा खंड कितने हैं। 2 हैं, 4 है, 6 है, 8 है। तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार विश्व के भाषा खंड कितने हैं, तो 4। भोलानाथ तिवारी के अनुसार विश्व के भाषा खंड जो है 4 हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो है विश्व के भाषा खंड कितने हैं, 4 हैं। ऋण मुक्त समास कैसा है, कर्ण तत्पुरुष है, ऋण से मुक्त, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो कर्ण तत्पुरुष है, या संप्रदान तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष, ऋण से मुक्त, तो ये अपादान तत्पुरुष है। ऋण मुक्त में अपादान तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह जो है ऋण से मुक्त होगा। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद गौण रहता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। 136 क्वेश्चन के अनुसार स्थान के आधार पर चाचा झाझा व्यंजन क्या है। वर्ष है, दंतोष्ठ है, तालव्य है, दंत है। तो चाचा झाझा व्यंजन जो है तालव्य है। स्थान के आधार पर चाचा झाझा तालव्य व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न ध्वनियाँ हैं। दंत में ताता दादा ना आता है, तालव्य में चाचा झाझा इया, और दंतोष्ठ में यावा, वर्ष में नारा ला सा, ये वर्ष में आते हैं। अवधी और बघेली किस उपभाषा की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी। तो अवधी और बघेली जो है उपभाषा इसकी पूर्वी हिंदी है। अवधी और बघेली जो है पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। उपभाषा तथा उसमें नियत बोलियां निम्न है। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज कन्नौजी, ये सभी पश्चिमी हिंदी में आते हैं। कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी, ये सभी पश्चिमी हिंदी में आते हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी में हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये सभी राजस्थानी हिंदी में आते हैं। मगही, मैथिली, भोजपुरी, बिहारी में, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी में कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली और ब्रज कन्नौजी। अगला क्वेश्चन है 138, आलमारी, तौलिया, बोतल किस भाषा के शब्द हैं। आलमारी, तौलिया, बोतल किस भाषा के शब्द हैं। तुर्की, पश्तो, अंग्रेजी या पुर्तगाली। तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आलमारी, तौलिया, बोतल पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द हैं कॉफ़ी हो गया, बिस्कुट हो गया, गोभी, अचार, आलपेन, आलमारी, गमला, पादरी आदि, ये सभी जो हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। कौन कौन से। आलमारी, तौलिया, बोतल पुर्तगाली भाषा के शब्द, काफ़ी भी पुर्तगाली भाषा के शब्द, बिस्कुट, गोभी, अचार, आलपेन, आलमारी, गमला, पादरी, ये सभी जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के शब्द को देखें तो चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, सरदार, बीबी बेगम, मुगल सराय, कालीन, गलीचा, कुली, कुर्की, उर्दू आदि, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, सरदार, बीबी बेगम, मुगल सराय, कालीन, गलीचा, कुली और कुर्की, उर्दू आदि। अंग्रेजी भाषा के शब्द ट्रेन, लालटेन, बटन, डॉक्टर, पेन और रेल आदि। पश्तो भाषा के शब्द हैं पठान। पश्तो भाषा के शब्द कौन से हैं। पठान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों एवं उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए।
तो हिंदी भाषा की संरचना अनीता गुप्ता, हिंदी वर्तनी का विकास सुनीत कुमार चटर्जी, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास भोलानाथ तिवारी। तो हिंदी वर्तनी के विकास की बात करें तो ये रचना जो है अनीता गुप्ता की है। हिंदी वर्तनी का विकास जो है अनीता गुप्ता की रचना है। और भारतीय आर्य भाषा और हिंदी जो है सुनीत कुमार चटर्जी, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास जो है उदय नारायण तिवारी की रचना है। हिंदी भाषा की संरचना जो है भोलानाथ तिवारी। तो हिंदी वर्तनी का विकास अनीता गुप्ता, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी सुनीत कुमार चटर्जी, और हिंदी भाषा का उद्गम और विकास उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा की संरचना जो है भोलानाथ तिवारी। तो हिंदी वर्तनी का विकास अनीता गुप्ता, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी सुनीत कुमार चटर्जी, और हिंदी भाषा का उद्गम और विकास जो है उदय नारायण तिवारी, और हिंदी भाषा की संरचना जो है भोलानाथ तिवारी की रचना है। हिंदी भाषा की संरचना, हिंदी वर्तनी का विकास अनीता गुप्ता, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी सुनीत कुमार चटर्जी, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास उदय नारायण तिवारी, और हिंदी भाषा और संरचना भोलानाथ तिवारी की जो है रचना है। 140 क्वेश्चन है कि आधुनिक भाषाएं बिहारी, बंगाली और उड़िया के विकास किस अपभ्रंश से हुआ। अर्धमागधी, मागधी, ब्राह्मण, शौरसेनी, बिहारी, बंगाली और उड़िया का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका सही जवाब जो है मागधी। सही जवाब क्या है, मागधी। बिहारी, बंगाली और उड़िया का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो ये मागधी सही जवाब है। आधुनिक भाषा बिहारी, बंगाली और उड़िया के विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अन्य भाषाओं का विकास जो है निम्न है। अर्धमागधी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, शौरसेनी अपभ्रंश से कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी है। ब्राह्मण से जो है सिंधी, कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, शौरसेनी अपभ्रंश, ब्राह्मण से सिंधी, अर्धमागधी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, बंगाली और उड़िया जो है ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। निम्नलिखित रचनाकारों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। तो निम्नलिखित रचनाकारों को कालक्रमानुसार क्या रखना है, आरोही क्रम में रखना है, रखिए। तो इसका सही जवाब ए है। अगर आरोही क्रम में बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, तो ये सही जवाब है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है 1855 से 1923, प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894, अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900, राधा कृष्ण दास 1862 से 1907। 142 क्वेश्चन है कविवर हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से किस वर्ष से सम्मानित किया गया। तो कविवर हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से किस वर्ष सम्मानित किया गया। 1970 में, 1975, 1978, 1980। तो कविवर हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ ने सम्मानित किया। कविवर हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से 1880 ईस्वी में काशी के पंडित कौन थे, रघुनाथ। काशी के पंडित रघुनाथ ने सम्मानित किया। प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, बकरी बिलाप, भारत भिक्षा, विनय प्रेम पचासा इत्यादि जो है भारतेंदु द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। तो कविवर हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से 1880 ईस्वी में काशी के पंडित जो है रघुनाथ ने सम्मानित किया। और प्रेम मालिका जो है, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, बकरी बिलाप, भारत भिक्षा और विनय प्रेम पचासा इत्यादि भारतेंदु द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। विकल्पों में 1880 के स्थान पर 1980 दिया गया है, अतः यह प्रश्न जो है त्रुटिपूर्ण है। 143 क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतेंदु युग के निम्नलिखित ऐतिहासिक नाटकों को कालक्रमानुसार और आरोही क्रम में रखिए। तो भारतेंदु युग के निम्नलिखित ऐतिहासिक नाटकों को कालक्रमानुसार क्या रखना है, आरोही क्रम में रखना है। तो संयोगिता स्वयंवर भी सही है, नहीं नील देवी, संयुक्ता स्वयंवर, अमर सिंह राठौर, महाराणा प्रताप। नील देवी की बात करें तो ये नाटककार जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, नील देवी के। संयोगिता 1881 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास 1886 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। अमर सिंह राठौर की बात करें तो राधाचरण गोस्वामी नाटककार हैं 1895 ईस्वी। और महाराणा प्रताप जो है राधा कृष्ण दास 1897 ईस्वी प्रकाशन वर्ष।
नील देवी, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1881, सहयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास 1886 ईस्वी, अमर सिंह राठौर जो है राधाचरण गोस्वामी की 1895 ईस्वी, महाराणा प्रताप जो है राधा कृष्ण दास, महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास और अमर सिंह राठौर जो है राधाचरण गोस्वामी की रचना है। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास और महाराणा प्रताप जो है राधा कृष्ण दास 1897 ईस्वी रचना है। 144 ईस्वी है निम्नलिखित भारतेंदु योगीन जीवनी एवं उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। तो कीर्ति प्रसाद खत्री, सूरदास, देवी प्रसाद मुंशी, नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र। तो क्या लिखना है, निम्नलिखित भारतेंदु योगीन जीवनी एवं उनके लेखकों को सम्मिलित करना है। कीर्ति प्रसाद खत्री, सूरदास, देवी प्रसाद मुंशी, नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र, राधा कृष्ण दास, अहिल्याबाई का जीवन चरित्र और रमाशंकर व्यास का है जसवंत सिंह। रमाशंकर व्यास का क्या है, जसवंत सिंह। तो डी से यह भारतेंदु योगीन जीवनी एवं उनके लेखकों का सम्मेलन इस प्रकार है। तो कार्तिक प्रसाद खत्री की बात करें तो इनकी जीवनी जो अहिल्याबाई का जीवन चरित्र, कार्तिक प्रसाद खत्री का अहिल्याबाई का जीवन चरित्र 1887 ईस्वी, ये कार्तिक प्रसाद खत्री का है अहिल्याबाई का जीवन चरित्र 1887 ईस्वी। देवी प्रसाद मुंशी की बात करें तो जसवंत सिंह 1896 ईस्वी इनकी जीवनी है। जसवंत सिंह 1896 ईस्वी, देवी प्रसाद मुंशी की जीवनी। सूरदास की बात करें तो 1900 ईस्वी, राधा कृष्ण दास की जीवनी है सूरदास। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र जो है 1883 ईस्वी, रमाशंकर व्यास की जीवनी है। तो अहिल्याबाई का जीवन चरित्र 1887, कार्तिक प्रसाद खत्री की जीवनी, जसवंत सिंह 1896 ईस्वी, देवी प्रसाद मुंशी की जीवनी, सूरदास 1900 ईस्वी, राधा कृष्ण दास की जीवनी, नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र 1883 ईस्वी, रमाशंकर व्यास की जीवनी है। अगला क्वेश्चन है 145 क्वेश्चन की दांत, भौं, टा, हा, दा आदि निबंधों के लेखक कौन है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी। तो दांत, भौं, टा, हा, दा आदि निबंधों के लेखक कौन है। तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। दांत, भौं, टा, हा और दा आदि निबंधों के लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं। धोखा, बालक, नास्तिक, टेढ़, जानशंका, शब काहू, ईश्वर की मूर्ति, घोड़े का लत्ता बिने, सोने का डंडा, कनातन का डौल बंद है, अब्बे, होली है अथवा होरी इत्यादि इनके द्वारा रचित अन्य प्रसिद्ध निबंध है। कौन से धोखा, बालक, नास्तिक, टेढ़, जानशंका, शब काहू, ईश्वर की मूर्ति, घोड़े का लत्ता बिने, सोने का डंडा और कनातन का डोल बंद है, अब्बे, होली है अथवा होरी इत्यादि इनके द्वारा रचित अन्य प्रसिद्ध क्या है, निबंध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं और उनके प्रकाशन स्थल को सम्मिलित कीजिए। तो प्रजा हितैषी कलकत्ता, भारत बंधु आगरा, ब्राह्मण अलीगढ़, प्रजामित्र कानपुर। तो बी सही जवाब है। प्रजा हितैषी जो है आगरा से निकलती है। प्रकाशन स्थल क्या है, प्रजा हितैषी आगरा 1855 ईस्वी। भारत बंधु जो है अलीगढ़ से प्रकाशन स्थल। और 1876 ईस्वी में ब्राह्मण जो है कानपुर से 1883 ईस्वी। प्रजामित्र जो है कलकत्ता से 1834 ईस्वी। प्रजा हितैषी आगरा 1855 ईस्वी। भारत बंधु अलीगढ़ 1876 ईस्वी। और ब्राह्मण जो है कानपुर 1883 ईस्वी। प्रजामित्र जो है कलकत्ता 1834 ईस्वी। 147 क्वेश्चन है बाल मुकुंद गुप्त और नाथूराम शर्मा किस युग के हास्य व्यंग्यकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त और नाथूराम शर्मा किस युग के हास्य व्यंग्यकार हैं। तो अगर बाल मुकुंद गुप्त और नाथूराम शर्मा की बात करें तो ये भारतीय द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, तो ये द्विवेदी युग के जो है हास्य व्यंग्यकार हैं बाल मुकुंद गुप्त और नाथूराम शर्मा। नाथूराम शर्मा शंकर ने अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य नामक कृतियों की रचना की। अनुराग रत्न, शंकर सरोज और गर्भरंडा रहस्य नामक कृतियों की रचना किसने की, नाथूराम शर्मा शंकर ने। अगर बाल मुकुंद गुप्त की कविताओं की बात करें तो स्फुट कविता है इनकी। स्फुट कविता 1905 में संकलित है। राष्ट्रीयता और हिंदी प्रेम इनकी कविताओं के मुख्य विषय हैं।
तो बाल मुकुंद गुप्त की कविताएं कौन सी है? स्फुट कविता 1905 में संकलित, राष्ट्रीयता और हिंदी प्रेम इनकी कविताओं के मुख्य विषय हैं। और नाथूराम शर्मा शंकर ने अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य नामक कृतियों की रचना की। और बाल मुकुंद गुप्त और नाथूराम शर्मा किस युग के हास्य व्यंग्यकार हैं? ये द्विवेदी युग के हास्य व्यंग्यकार हैं। निम्नलिखित कवियों कालक्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। तो इसका सही जवाब श्रीधर पाठक डी है। श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद, मैथिली शरण गुप्त। तो श्रीधर पाठक की बात करें 1859 से 1928 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद 1865 से 1941 ईस्वी, और मैथिली शरण गुप्त जो है 1886 से 1964 ईस्वी। 149 क्वेश्चन है कि हिंदी संसार इन्हें कवि सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। तो हिंदी संसार इन्हें कवि सम्राट के रूप में भी जानता है। तो कौन से लेखक हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। तो हिंदी संसार इन्हें कवि सम्राट के रूप में भी जानता है। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद के अपूर्व साहित्य सेवा के कारण ही हिंदी संसार इन्हें कवि सम्राट के रूप में जानता है। 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर हिंदी जगत ने इनका यथोचित सम्मान किया। प्रियप्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य हैं। प्रियप्रवास में राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। 150वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं? यशोधरा, विष्णुप्रिया, वैदेही वनवास और झंकार। तो इसमें से ऐसे कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं? तो वैदेही वनवास जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि यह किसका है? वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद की रचना है। यशोधरा, विष्णुप्रिया, झंकार ये सभी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की है। यशोधरा, विष्णुप्रिया और झंकार ये सभी रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त की हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद की रचना की बात करें तो पद्म प्रसून है, चुभते चौबदे, चोखे चौबदे या बोलचाल, रस कलश रियोद की प्रसिद्ध क्या है? काव्यकृतियाँ हैं। इनके द्वारा ब्रजभाषा में रचित रस कलश एक क्या है? रीति ग्रंथ है, जिसमें रस स्वरूप और रस के प्रकारों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। जबकि यशोधरा, विष्णुप्रिया, झंकार हो गया, भारत भारती, साकेत, द्वापर, पंचवटी आदि मैथिली शरण गुप्त की क्या है? रचनाएं हैं। 151 क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का आरंभ वर्ष क्या है? 1899, 1900, 1901, 1903। तो 20 सही है इसका कि 1900 में सरस्वती पत्रिका का आरंभ वर्ष है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है 1900 ईस्वी में हुआ। सरस्वती पत्रिका सर्वप्रथम काशी से संपादित होती थी, पुनः 1903 ईस्वी में इलाहाबाद से होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक जो है श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 ईस्वी में इसके संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। 152 क्वेश्चन है कि ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है? श्रीधर कवि, मधुकर कवि, पोहकर कवि, कल्लोल कवि। तो ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कल्लोल कवि हैं। कौन है? ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कल्लोल कवि हैं। यह 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रेम काव्य है। यह मूलतः दोहा छंद में रचित था। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। तो अगर ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार की बात करें तो ये कल्लोल कवि हैं, ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार। और यह 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रेम काव्य है। मूलतः दोहा छंद में रचित था और इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। 153 क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुदित रचना कौन सी नहीं है? विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस, अंधेर नगरी, धनंजय विजय। तो अंधेर नगरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुदित रचना नहीं है, बल्कि यह मौलिक रचना है। अनुदित रचना जो है नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी, बल्कि यह क्या है? मौलिक रचना है। अगर बात करें मुद्रा राक्षस और विद्या सुंदर और धनंजय विजय, ये क्या है? अनुदित रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की।
अनुदित रचना विद्यासुंदर, मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय। और रत्नावली, विद्यासुंदर, पाखंड, विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु इत्यादि भारतेंदु की क्या है, अनुदित रचनाएं हैं। कौन सी? रत्नावली, विद्यासुंदर, पाखंड, विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। रत्नावली, विद्यासुंदर, पाखंड, विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु, ये सभी रचनाएं जो हैं अनुदित रचनाएं हैं। 154 क्वेश्चन है कि तिलिस्मी एआरी उपन्यास परंपरा का आरंभ किस रचनाकार के उससे माना जाता है? गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री या लज्जा राम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी। तो तिलिस्मी एआरी उपन्यास परंपरा का आरंभ जो है देवकी नंदन खत्री से माना जाता है। तिलिस्मी एआरी उपन्यास परंपरा का आरंभ देवकी नंदन खत्री से माना जाता है। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम। कौन कौन से? चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम इत्यादि इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध क्या है, औपन्यासिक कृतियाँ हैं। 155 क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ कृत जो है डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किसने किया? गोल्ड स्मिथ कृत डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किसने किया? तो ये है श्रीधर पाठक। गोल्ड स्मिथ कृत डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से श्रीधर पाठक ने किया है। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का एकांतवासी योगी तथा ट्रैवलर का श्रांत पथिक नाम से हिंदी अनुवाद किया। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। तो गोल्ड स्मिथ कृत डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से श्रीधर पाठक ने किया है। और श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का एकांतवासी योगी तथा ट्रैवलर का श्रांत पथिक नाम से हिंदी अनुवाद किया है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम क्या है, स्वच्छंदतावादी कवि थे। 156 क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा में रचित कृति कौन सी है? काश्मीर सुषमा, रस कलश, उद्धव शतक, उपयुक्त तीनों। तो ब्रज भाषा में रचित कृति कौन सी है? 156 क्वेश्चन। तो ब्रज भाषा में जो है उपयुक्त सभी है इसमें से कि ब्रज भाषा में रचित कृति जो है काश्मीर सुषमा भी है और रस कलश भी है और उद्धव शतक भी है। तो काश्मीर सुषमा, रस कलश तथा उद्धव शतक तीनों कृतियाँ जो है ब्रजभाषा में रचित हैं। काश्मीर सुषमा की रचना जो है 1904 में श्रीधर पाठक ने की। रस कलश की बात करें तो हरिऔध द्वारा रचित एक रीति ग्रंथ है तथा उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है। 157 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भावनाओं की कविता त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। राष्ट्रीय भावनाओं की कविता जो है त्रिशूल उपनाम से कौन लिखते थे? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरितोपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे। तो ये सही है। राष्ट्रीय गया प्रसाद शुक्ल स्नेही लिखते थे त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता। तो राष्ट्रीय भावनाओं की कविता त्रिशूल उपनाम से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे। ये खड़ी बोली में कविता और शविया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग तथा करुणा कादम्बरी इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। कौन कौन सी? कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी और राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग तथा करुणा कादम्बरी इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। 158 क्वेश्चन है, ग्राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। मिलन पथिक, मृत्युंजय, स्वप्न। तो मृत्युंजय नहीं है बल्कि मिलन पथिक और स्वप्न ये सभी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। मिलन पथिक मानसी, स्वप्न तथा कविता कौमुदी जैसी काव्य कृतियों के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं, जबकि मृत्युंजय वसंत वियोग, राम रावण विरोध तथा स्वदेशी कुंडल। मृत्युंजय वसंत वियोग, राम रावण विरोध तथा स्वदेशी कुंडल काव्यकृतियाँ राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा रचित है। कौन कौन सी? मृत्युंजय, बसंत वियोग, राम रावण विरोध तथा स्वदेशी कुंडल काव्यकृतियाँ जो है राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा रचित है। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। 159 क्वेश्चन है कि डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को किस नाम से अभिहित किया? नई धारा, द्वितीय उत्थान काल या जागरण, सुधार काल, विकास काल,
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो द्विवेदी काल को किस नाम से अभिहित किया है, तो इन्होंने जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है द्विवेदी काल को। तो डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है। आचार्य इसकी समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है और इसकी समय अवधि 1893 से 1918 ईस्वी तक स्वीकार किया है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को किस नाम से अभिहित किया, तो हमने बताया जागरण सुधार काल। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है। आचार्य इसकी समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है और इसकी समय अवधि जो है 1893 से 1918 ईस्वी तक स्वीकार किया। तो इसमें प्रश्न यही था कि डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को किस नाम से अभिहित किया, तो हमने बताया जागरण सुधार काल और नाम से अभिहित किया। आचार्य इसकी समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है और इसकी समय अवधि 1893 से 1918 ईस्वी तक स्वीकार किया। सरदार पूर्ण सिंह लिखित निबंध कौन सी नहीं है? आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कछुआ धर्म। कछुआ धर्म नहीं है बल्कि आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह लिखित निबंध है। कछुआ धर्म सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित नहीं तो बल्कि इसके रचनाकार जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, कछुआ धर्म के लेखक। मारिश मोही कुठाव गुलेरी जी का एक अन्य महत्वपूर्ण निबंध है। जबकि आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान आदि सरदार पूर्ण सिंह के लिखित निबंध है। निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। तो आरोही क्रम में बी सही है। आधा गांव, अलग अलग बैतरणी, जल टूटता हुआ, धरती, धन्ना अपना। जल टूटता हुआ, धरती, धन्ना अपना। तो आधा गांव की बात करें तो राही मासूम रजा की उपन्यास है, 1966 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष है। अलग अलग बैतरणी की बात करें तो 1967 ईस्वी, शिव प्रसाद सिंह की रचना है। अलग अलग बैतरणी किसकी रचना है? शिव प्रसाद सिंह की। और 1967 ईस्वी जल टूटता हुआ रामदर्श मिश्र की है, 1969 ईस्वी। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र की है। धरती धन और न अपना, धरती धन न अपना 1972 ईस्वी, जगदीश चंद्र की है। आधा गांव राही मासूम रजा, अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह, जल टूटता हुआ रामदर्श मिश्र, धरती धन न अपना जगदीश चंद्र। जन्म कालक्रम के अनुसार छायावादी रचनाकारों को आरोही क्रम में रखिए। तो जन्म कालक्रम के अनुसार छायावादी रचनाकारों को आरोही क्रम में रखना है। तो ए सही है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद जो है 1889 से 1937 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1961 ईस्वी। सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977 ईस्वी। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 163 कि पंत की रचनाओं को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। तो पंत की रचनाओं को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में रखना है। तो सी सही जवाब है। उच्छ्वास, वीणा, पल्लव और गुंजन। उच्छ्वास, वीणा, पल्लव और गुंजन। उच्छ्वास का प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1920, वीणा 1927 और पल्लव जो है 1928 और गुंजन जो है 1932 ईस्वी। 164 क्वेश्चन की बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में रखना है। तो बी सही जवाब है। अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। अजातशत्रु का प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी है। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी। 165 क्वेश्चन है कि प्रसाद साहित्य के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए किसने कहा था कि प्रसाद साहित्य के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए किसने कहा था कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरिकृष्ण प्रेमी, डॉक्टर नगेंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो सही जवाब डी है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने कहा था प्रसाद साहित्य के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए
लक्ष्मी नारायण मिश्र ने कहा था कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं। तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र ने कहा था। निम्नलिखित एकांकी और उनके रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। तो एकांकी हैं और उनके रचनाकार हैं। 10,000 की बात करें तो उपेंद्र नाथ हस्का, स्ट्राइक राम कुमार वर्मा, कामरेड भुवनेश्वर प्रसाद, लक्ष्मी का स्वागत जो है गणेश प्रसाद द्विवेदी। तो एकांकी और रचनाकारों के सम्मेलन इस प्रकार है। 10,000 के एकांकी रचनाकार बताएं तो उदय शंकर भट्ट हैं 10,000 के, और स्ट्राइक एकांकी के रचनाकार भुवनेश्वर प्रसाद। कामरेड के रचनाकार कौन है? गणेश प्रसाद द्विवेदी हैं कामरेड एकांकी के रचनाकार। और अगर बात करें लक्ष्मी का स्वागत जो है उपेंद्र नाथ हस्के का एकांकी है। और 10 मिनट की बात करें तो राम कुमार वर्मा। 10,000 की बात करें उदय शंकर भट्ट, स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद, और कामरेड जो है गणेश प्रसाद द्विवेदी का है। और लक्ष्मी का स्वागत जो है उपेंद्र नाथ हस्के का है। और 10 मिनट जो है राम कुमार वर्मा का। आयोग ने 10,000 एकांकी का रचनाकार राम कुमार वर्मा को माना है, जो कि गलत है, बल्कि इसके रचनाकार जो है उदय शंकर भट्ट हैं। राम कुमार वर्मा जो है 10 मिनट एकांकी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि सप्तक के कवि कौन से नहीं हैं? गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन या प्रभाकर माचवे। तो सप्तक के कवि त्रिलोचन नहीं है, बल्कि गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह और प्रभाकर माचवे, ये सभी जो है सप्तक के कवि हैं। त्रिलोचन जो है सप्तक के कवि नहीं, त्रिलोचन जो है प्रगतिवाद के कवि हैं। आगे के संपादकत्व में 4 सप्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जो इस प्रकार है। पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी और चौथा सप्तक जो है 1969 ईस्वी। गिरिजा कुमार माथुर तथा प्रभाकर माचवे तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि हैं तथा शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी के कवि हैं। 168 क्वेश्चन है। छायावाद के समर्थ आलोचक माने जाते हैं नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, निर्मला जैन। तो छायावाद के समर्थ आलोचक कौन माने जाते हैं? तो नंदुलारे वाजपेयी जो है छायावाद के समर्थ आलोचक नंदुलारे वाजपेयी। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को समन्वयशील या स्वच्छंदतावाद एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। तो नंदुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंदुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और संस्कृति प्रेरणा के रूप में व्याख्यात किया। जयशंकर प्रसाद, महाकवि निराला, कवि सुमित्रानंदन पंत, आधुनिक साहित्य इत्यादि वाजपेयी जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद, महाकवि निराला, कवि सुमित्रानंदन पंत, आधुनिक साहित्य इत्यादि वाजपेयी जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण जो है आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। तो छायावाद के समर्थ आलोचक माने जाते हैं नंदुलारे वाजपेयी। 169 क्वेश्चन है कि चंद हसीनों के खतूत की साहित्यिक विधा क्या है? चंद हसीनों के खतूत की साहित्यिक विधा क्या है? उपन्यास, संस्मरण या डायरी या नाटक। तो ये चंद हसीनों के खतूत की साहित्यिक विधा जो है ये उपन्यास है। पांडे बिचन शर्मा उग्र द्वारा रचित जो है चंद हसीनों के खतूत उपन्यास विधा की रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित चंद हसीनों के खतूत क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। यह पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। यह जो है पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। दिल्ली का दलाल हो गया इनकी रचना पांडे बेचन शर्मा उग्र का दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी हो गई, शराबी हो गया, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, फागुन के दिन 4 इत्यादि इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। तो चंद हसीनों के खतूत और दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, फागुन के दिन 4 इत्यादि इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है। 170 क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में कौन सा असंगतपूर्ण है? तो विधवा विवाह का प्रश्न प्रतिज्ञा में उठाया गया है। मध्यम वर्ग की कुंठाओं का चित्रण गबन में हुआ। हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं का चित्रण सेवा सदन में हुआ। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कथन जो है संगतपूर्ण है प्रेमचंद के उपन्यासों में? तो सी जो है संगतपूर्ण है। हरिजनों की स्थिति और उसकी समस्याओं का चित्रण जो है सेवा सदन में हुआ, यह कथन जो है असंगत है। बल्कि संगत क्या है? विधवा विवाह का प्रश्न जो है
प्रतिज्ञा में उठाया गया, विधवा विवाह का प्रश्न प्रतिज्ञा में उठाया गया, और मध्यम वर्ग की कुंठाओं का चित्रण जो है गबन में हुआ। हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं का चित्रण जो है सेवा सदन में हुआ है। प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में यह कथन जो है असंगतपूर्ण है, क्योंकि प्रेमचंद द्वारा रचित सेवा सदन उपन्यास में वेश्या जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण किया गया है। अन्य कथन जो है प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में संगत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों और उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो प्रेमचंद घर में रामकमल राय, कलम का मजदूर, शिवरानी देवी, महाप्राण, निराला, मदन गोपाल, शिखर से सागर तक गंगा प्रसाद पांडे। तो अगर सही जवाब की बात करें तो ये सही जवाब है। प्रेमचंद घर में ये रचना जो है शिवरानी देवी की है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की रचना है। कलम का मजदूर की बात करें तो मदन गोपाल की रचना है, कलम का मजदूर। और महाप्राण निराला की बात करें तो ये गंगा प्रसाद पांडे की रचना है, महाप्राण निराला की। शिखर से सागर तक रामकमल राय की रचना। तो प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, कलम का मजदूर, मदन गोपाल, महाप्राण निराला की बात करें तो गंगा प्रसाद पांडे, और शिखर से सागर तक जो है रामकमल राय की रचना है। 172 क्वेश्चन है कि आज नदी बिल्कुल उदास थी। आज नदी क्या थी? बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। तो आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। काव्य पंक्तियों के रचनाकार जो है केदारनाथ अग्रवाल है। केदारनाथ अग्रवाल इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। इनके द्वारा रचित जो है काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। युग की गंगा है, नींद के बादल है, लोक और आलोक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, आत्मगंध, कहे केदार खरी खरी, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, बोले बोल अबोल। ये सभी रचना जो है केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। कौन कौन सी? योग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, आत्मगंध, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, बोले बोल अबोल इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। एक पति के नोट्स कविता है, लालटेन की छत रिपोर्टाज, पहाड़ पर लालटेन उपन्यास, और प्लाट का मोर्चा कहानी। तो अगर बात करें तो एक पति के नोट्स की बात करें तो यह रचना जो है महेंद्र भल्ला की है, और ये उपन्यास है। एक पति के नोट्स जो है तो ये महेंद्र भल्ला की रचना है, और यह उपन्यास विधा है। लालटेन की छत की बात करें तो निर्मल वर्मा की रचना उपन्यास है। और पहाड़ पर लालटेन की बात करें तो मंगलेश डबराल की रचना है, पहाड़ पर लालटेन, और ये कविता संग्रह है। और प्लाट की मोर्चा की बात करें शमशेर बहादुर सिंह की रिपोर्टाज है। आयोग द्वारा दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही रूप में सुमेलित नहीं, क्योंकि एक पति के नोट्स तथा लालटेन की छत दोनों उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतनात्मक मान्यताओं के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतनात्मक मान्यताओं के प्रबल समर्थक माने जाते हैं विजय देव, नारायण शाही, नामवर सिंह, नंदुलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतनात्मक मान्यताओं के प्रबल समर्थक माने जाते हैं रामविलास शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतनात्मक मान्यताओं के प्रबल समर्थक रामविलास शर्मा माने जाते हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग। अगर बात करें प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं हो गई इनकी रचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगति और परंपरा, नई कविता और अस्तित्ववाद, रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतनात्मक मान्यताओं के प्रबल समर्थक माने जाते हैं रामविलास शर्मा, और इनकी जो रचना है वो है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं हो गई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगति और परंपरा, नई कविता और अस्तित्ववाद, रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। 175 क्वेश्चन है कि शैली विज्ञान नाम से किसने पुस्तक नहीं लिखी है। तो किसने जो है शैली विज्ञान नाम से पुस्तक नहीं लिखी है? विद्यानिवास मिश्र, नगेंद्र
या सुरेश कुमार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यानिवास मिश्र ने जो है शैली विज्ञान नाम से पुस्तक नहीं लिखी है, बल्कि नगेंद्र और सुरेश कुमार जो है लिखी है, बल्कि इन्होंने रीति विज्ञान नाम से पुस्तक लिखी है। विद्यानिवास मिश्र ने शैली विज्ञान नाम से पुस्तक नहीं लिखी है, बल्कि इन्होंने रीति विज्ञान नाम से पुस्तक लिखी। जबकि डॉक्टर नगेंद्र, सुरेश कुमार तथा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने शैली विज्ञान नामक पुस्तक लिखी है। सुरेश कुमार, डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने शैली विज्ञान नामक पुस्तक लिखी है और विद्यानिवास मिश्र ने रीति विज्ञान नाम से पुस्तक लिखी है। 176 क्वेश्चन है कि बादल सरकार, गिनीश कर्नाड और विजय तेंदुलकर का विशिष्ट योगदान है। बादल सरकार, गिनीश कर्नाड नहीं गिरीश कर्नाड और विजय तेंदुलकर का विशिष्ट योगदान किसमें है? कविता में, नाटक में, रिपोर्टाज में या उपयुक्त तीनों में। तो बादल सरकार, गिरीश कर्नाड और विजय तेंदुलकर के विशिष्ट योगदान जो है नाटक में है। किसमें? नाटक विधा में है। बादल सरकार, जिनका असली नाम सुधींद्र सरकार था, का जन्म जो है कलकत्ता में एक बंगाली ईसाई परिवार में हुआ था। एवं इंद्रजीत और पगला घोड़ा एवं इंद्रजीत और पगला घोड़ा जो है ये किसकी रचना है? तो बादल सरकार की है। किसकी रचना है? बादल सरकार, जिनका असली नाम क्या था? सुधींद्र सरकार था। तो इनकी जो है रचना अगर देखें तो एवं इंद्रजीत और पगला घोड़ा तथा बाकी इतिहास इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। गिरीश कर्नाड ने तुगलक, ययाति जैसे प्रसिद्ध नाटकों की रचना की। तुगलक और ययाति जैसे प्रसिद्ध नाटकों की रचना की। विजय तेंदुलकर की बात करें तो घासीराम कोतवाल और शखराम बाइंडर तथा खामोश। शखराम बाइंडर तथा खामोश, अदालत जारी है चर्चित नाट्य कृतियों की रचना की। किसने? विजय तेंदुलकर ने। घासीराम कोतवाल, शखराम बाइंडर तथा खामोश, अदालत जारी है चर्चित नाट्य कृतियों की रचना की। तो अगर बात करें तो सुधींद्र सरकार, जिसे बादल सरकार जिनका असली नाम सुधींद्र सरकार था, इनका जन्म जो है कलकत्ता में एक बंगाली ईसाई परिवार में हुआ था और इनकी रचना जो है एवं इंद्रजीत और पगला घोड़ा तथा बाकी इतिहास इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। गिरीश कर्नाड ने तुगलक, ययाति जैसे प्रसिद्ध नाटकों की रचना की। विजय तेंदुलकर ने घासीराम कोतवाल, शखराम बाइंडर तथा खामोश, अदालत जारी है चर्चित नाट्य कृतियों की रचना की है। और बादल सरकार, गिरीश कर्नाड और विजय तेंदुलकर का विशिष्ट योगदान जो है ये नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों और उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। एक और द्रोणाचार्य, रस गंधर्व, हबीब तनवीर, शंकर शेष, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा, आठवां सर्ग, आगरा बाजार। अगर एक और द्रोणाचार्य के रचनाकार की बात करें तो ये शंकर शेष की रचना है। एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष की रचना एक और द्रोणाचार्य। आगरा बाजार की बात करें तो हबीब तनवीर की रचना है आगरा बाजार। और एक और द्रोणाचार्य जो है शंकर शेष की रचना है। रस गंधर्व की बात करें तो ये मणि मधुकर की रचना, आठवां सर्ग जो है सुरेंद्र वर्मा। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना, आगरा बाजार, हबीब तनवीर की रचना। और रस गंधर्व जो है मणि मधुकर की रचना, आठवां सर्ग जो है सुरेंद्र वर्मा की रचना है। तो एक और द्रोणाचार्य किसकी रचना है? शंकर शेष की रचना, आगरा बाजार, हबीब तनवीर और रस गंधर्व जो है मणि मधुकर की रचना, आठवां सर्ग जो है सुरेंद्र वर्मा की रचना है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना, आगरा बाजार, हबीब तनवीर और रस गंधर्व, मणि मधुकर और आठवां सर्ग जो है सुरेंद्र वर्मा की रचना। 178 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कविता संग्रहों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। तो इसका सही जवाब सी है, नाटक जारी है, पहाड़ पर लालटेन, नाटक जारी है, पहाड़ पर लालटेन, अबूतर कबूतर और मिट्टी का चेहरा। अगर बात करें नाटक जारी है तो इसके जो कविता संग्रह है ये सभी कविता संग्रह हैं। नाटक जारी है, इसके रचनाकार जो हैं लीलाधर जगूड़ी हैं। कौन है? लीलाधर जगूड़ी। नाटक जारी है, इसके रचनाकार कौन है? लीलाधर जगूड़ी। 1972 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। पहाड़ पर लालटेन की बात करें तो मंगलेश डबराल हैं और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1981 ईस्वी। अबूतर कबूतर की बात करें तो अबूतर कबूतर जो है उदय प्रकाश की रचना है 1984 ईस्वी। मिट्टी का चेहरा की बात करें तो राजेश जोशी की है 1985 ईस्वी। तो नाटक जारी है, लीलाधर जगूड़ी 1972 ईस्वी। पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल 1981 ईस्वी। अबूतर कबूतर, उदय प्रकाश की रचना 1984 ईस्वी।
मिट्टी का चेहरा जो है राजेश जोशी 1950 ईस्वी। 169 क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, लोहे का स्वाद जो है लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। यह पंक्ति किसकी है? अरुण कमल की है, लीलाधर जगूड़ी, धूमिल या राजेश जोशी। तो लोहे का स्वाद जो है लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो यह जो पंक्ति है धूमिल की पंक्ति है। और इनकी रचना, अगर धूमिल की रचना की बात करें तो संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। 180 क्वेश्चन है कि वर्ष 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, संजीव और नरेंद्र कोहली, अमरकांत और उदय प्रकाश। तो वर्ष 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो ये सही जवाब है अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। वर्ष 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति के लिए प्रदान किया गया था। अगर प्रथम की बात करें तो साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति के लिए प्रदान किया गया। और वर्ष 2009 की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। ये सही जवाब है। 181 क्वेश्चन है कि काशीनाथ सिंह का उपन्यास रेहन पर रघु किस पुरस्कार से सम्मानित कृति है? काशीनाथ सिंह का उपन्यास जो है रेहन पर रघु किस पुरस्कार से सम्मानित कृति है? काशीनाथ सिंह की रचना क्या है? उपन्यास है रेहन पर रघु जो है किस पुरस्कार से सम्मानित कृति है? व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार है, बी सही जवाब है। काशीनाथ सिंह का उपन्यास जो है रेहन पर रघु जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति है। उन्हें यह पुरस्कार 2011 में प्रदान किया गया था। काशीनाथ सिंह के अन्य उपन्यास हैं अपना मोर्चा, काशी काशी, ये सभी रचना जो है काशीनाथ सिंह की है। रेहन पर रघु और रेहन पर रघु, अपना मोर्चा, काशी काशी, और इन्हें जो है इस पर क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करती है। उन्हें यह पुरस्कार 2011 में प्रदान किया गया था। गज़ल हिंदी गज़ल पुस्तक के लेखक कौन है? गज़ल हिंदी गज़ल पुस्तक के लेखक कौन है? ज्ञान प्रकाश, विवेक, राजेश रेड्डी, जहीर कुरैशी या सुल्तान अहमद। तो गज़ल हिंदी गज़ल पुस्तक के लेखक कौन है? ज्ञान प्रकाश, विवेक, राजेश रेड्डी, जहीर कुरैशी या सुल्तान अहमद। तो इसके रचनाकार ज्ञान प्रकाश विवेक हैं। गज़ल हिंदी गज़ल पुस्तक के लेखक कौन है? ज्ञान प्रकाश कौन है? विवेक है। तो गज़ल हिंदी गज़ल पुस्तक के लेखक कौन है? ज्ञान प्रकाश विवेक है। प्यास की खुशबू हो गई, प्यास की खुशबू, धूप के हस्ताक्षर तथा दीवार से झांकती रोशनी। प्यास की खुशबू, धूप के हस्ताक्षर तथा दीवार से जो है झांकती रोशनी ज्ञान प्रकाश विवेक की प्रमुख कृतियाँ हैं। आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक की बात करें तो आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल सम्राट भी कहा जाता है। दुष्यंत कुमार को क्या माना जाता है? हिंदी गज़ल सम्राट भी कहा जाता है। और प्रश्न यही था 182 कि गज़ल हिंदी गज़ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्ञान प्रकाश विवेक हमने बताया। गज़ल हिंदी गज़ल के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक ज्ञान प्रकाश विवेक हैं। और इनकी रचना जो है प्यास की खुशबू भी है, धूप के हस्ताक्षर भी हैं तथा दीवार से जो है झांकती रोशनी, दीवार से झांकती रोशनी भी है। ज्ञान प्रकाश विवेक की प्रमुख कृतियाँ हैं। और आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल सम्राट भी कहा जाता है। 183 क्वेश्चन है कि कवियों का कवि शमशेर पुस्तक की लेखिका कौन है? कवियों का कवि शमशेर जो है पुस्तक की लेखिका कौन है? रमणिका गुप्ता, राजी सेठ, निर्मला जैन या रंजना अरगड़े। तो कवियों का कवि शमशेर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसमें से 4 विकल्प हैं, रमणिका गुप्ता, राजी सेठ, निर्मला जैन या रंजना अरगड़े। तो रंजना अरगड़े जो है कवियों का कवि शमशेर पुस्तक की लेखिका कौन है? रंजना अरगड़े। रंजना अरगड़े का शमशेर बहादुर सिंह पर आलोचनात्मक कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है।
और इनकी रचना जो है खिड़कियाँ हैं, झरोखे हैं और लड़कियाँ, इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं रंजना अरगड़े की। खिड़कियाँ, झरोखे और लड़कियाँ, खिड़कियाँ, झरोखे और लड़कियाँ इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं रंजना अरगड़े की। 184 क्वेश्चन है कि नीलू, नीलिमा, नीलूफर के रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह, अलका श्रावगी, भीष्म सैनी, दीप्ति खंडेलवाल। तो नीलू, नीलिमा, नीलूफर के रचनाकार कौन है? तो काशीनाथ सिंह, अलका श्रावगी, भीष्म सैनी, दीप्ति खंडेलवाल। तो इसके रचनाकार जो हैं भीष्म सैनी हैं। नीलू, नीलिमा, नीलिमा और नीलूफर के रचनाकार कौन है? भीष्म सैनी। उपन्यास के रचनाकार भीष्म सैनी। झरोखा, कड़िया, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी तथा कुंतो भीष्म सैनी द्वारा रचित प्रसिद्ध औपन्यासिक कृतियाँ हैं। कौन कौन सी रचना है? तो नीलू, नीलिमा, नीलूफर के रचनाकार भीष्म सैनी और इनकी रचना जो है झरोखे हो गया, कड़िया हो गई, तमस हो गया, बसंती, मैया दास की माड़ी तथा कुंतो। झरोखा, कड़िया, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी तथा कुंतो भीष्म सैनी द्वारा रचित प्रसिद्ध औपन्यासिक कृतियाँ हैं। 185 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से। तो नीलू, नीलिमा, नीलूफर के रचनाकार आप जानते हैं भीष्म सैनी हैं और झरोखा, कड़िया, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी तथा कुंतो भीष्म सैनी द्वारा रचित प्रसिद्ध क्या है? उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भीष्म सैनी लिखित नहीं है? इसमें से माधवी, काफी हाउस में इंतजार, हानूश, कबरा खड़ा बाजार में। तो ऐसी कौन सी रचना नाटक है जो भीष्म सैनी लिखित नहीं है इनमें से? तो इनमें से जो है काफ़ी हाउस में इंतज़ार, काफ़ी हाउस में इंतज़ार जो है ये भीष्म सैनी लिखित नाटक नहीं है, बल्कि माधवी, हानूश, कबरा खड़ा बाजार में, ये सभी रचना जो है भीष्म सैनी के हैं। काफ़ी हाउस में इंतज़ार ये किसकी रचना है? तो बल्कि इसके रचनाकार जो है लक्ष्मी नारायण लाल हैं। काफ़ी हाउस में इंतज़ार जो है लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। और अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक तोता, मैना, शगुन पंछी, शबरंग, मोहभंग, राम की लड़ाई इत्यादि जो है लक्ष्मी नारायण लाल की प्रसिद्ध नाट्य कृतियाँ हैं। तो काफ़ी हाउस में इंतज़ार जो है इनकी रचना है। अंधा कुआं भी इनकी रचना है। मादा कैक्टस, तीन आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर है, नाटक तोता मैना, शगुन पंछी, शबरंग, मोहभंग, राम की लड़ाई इत्यादि जो है लक्ष्मी नारायण लाल की प्रसिद्ध नाट्य कृतियाँ हैं। और भीष्म सैनी की रचना कौन सी है? माधवी, हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में। माधवी, हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में ये सभी भीष्म सैनी की रचना है। 186 क्वेश्चन है कि चौथा शतक 1969 में शामिल कवित्री हैं। कौन सी कवित्री हैं? तो चौथा शतक 1969 में शामिल कवित्री कीर्ति चौधरी या शकुंत माथुर, सुमन राजे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुमन राजे हैं। चौथा शतक 1969 ईस्वी में शामिल कवित्री सुमन राजे हैं। चौथा शतक में संकलित कवि निम्न हैं: अवधेश कुमार हैं, राजकुमार कुंभज हैं, स्वदेश भारती हैं और नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा तथा राजेंद्र किशोर, शकुंत माथुर दूसरा शतक जो है 1951 ईस्वी तथा कीर्ति चौधरी जो है तीसरा शतक 1962 ईस्वी में संकलित कवित्री हैं। तो अगर चौथा शतक की बात संकलित कवि की बात करें तो अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा तथा राजेंद्र किशोर। शकुंत माथुर जो है दूसरा शतक 1951 ईस्वी तथा कीर्ति चौधरी जो है तीसरा शतक 1962 ईस्वी में संकलित कवित्री हैं। तो इसमें चौथा शतक ही पूछा गया था कि 1969 में शामिल कवित्री कौन है? तो सुमन राजे हैं। 187 क्वेश्चन है कि लज्जा की लेखिका कौन है? राजी सेठ, नासिरा शर्मा, मालती माधव, तस्लीमा नसरीन। तो लज्जा की लेखिका कौन है? तो इसमें से सही जवाब जो है डी है, तस्लीमा नसरीन। लज्जा की लेखिका जो है तस्लीमा नसरीन है। निमंत्रण हो गया, मेरे बचपन के दिन हो गए तथा दुखियारी लड़की इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं। कौन कौन सी? लज्जा की लेखिका जो है तस्लीमा नसरीन है और निमंत्रण, मेरे बचपन के दिन तथा दुखियारी लड़की इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं। और तत्सम तथा निष्कवच राजी सेठ द्वारा रचित उपन्यास है। तत्सम तथा निष्कवच जो है राजी सेठ द्वारा
रचित उपन्यास सात नदियाँ एक समुंदर, सात नदियाँ एक समुंदर, सालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे तथा अजनबी, जजीरा नासिरा शर्मा द्वारा रचित औपन्यासिक कृति है। तो कौन कौन सी रचना? सात नदियाँ एक समंदर, सात नदियाँ एक समंदर, सालमली और ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे तथा अजनबी और जजीरा जो है नासिरा शर्मा द्वारा रचित औपन्यासिक कृतियाँ हैं। और मध्यांतर, पटाक्षेप, पराजय, एक सपनों का घर, विश्वास गाथा तथा और एक रात है मालती जोशी की प्रमुख कहानियाँ हैं। मध्यांतर, पटाक्षेप, पराजय तथा सपनों का घर, विश्वास गाथा तथा और एक रात है मालती जोशी की प्रमुख कहानी। मध्यांतर, पटाक्षेप, पराजय, एक सपनों का घर, विश्वास गाथा तथा और एक रात है मालती जोशी की प्रमुख कहानियाँ। ठीक है। और लज्जा की लेखिका कौन है? तस्लीमा नसरीन। हमने बताया कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो मेरे निमंत्रण है इनकी रचना, लज्जा भी इनकी रचना है, मेरे बचपन के दिन तथा दुखियारी लड़की तस्लीमा नसरीन की रचना है। अगर बात करें तत्सम और निष्कवच, राजी सेठ की रचना है। और सात नदियाँ एक समंदर, सालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे तथा अजनबी, जजीरा नासिरा शर्मा द्वारा रचित औपन्यासिक कृतियाँ हैं। मध्यांतर, पटाक्षेप, पराजय, एक सपनों का घर, विश्वास गया तथा और एक रात है, ये सभी मालती जोशी की प्रमुख कहानियाँ हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास कौन सा नहीं है? इदन्नमम, उसके हिस्से की धूप, या चाक, या झूला नट। तो इसमें से कौन सा मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास नहीं है? तो उसके हिस्से की धूप जो है, उसके हिस्से की धूप जो है ये मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास नहीं है, बल्कि यह मृदुला गर्ग का उपन्यास है। यह क्या है? उसके हिस्से की धूप जो है मृदुला गर्ग का उपन्यास है। बल्कि इदन्नमम, चाक, झूला नट, ये सभी रचना जो है मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। और उसके हिस्से की धूप जो है मृदुला गर्ग का उपन्यास है। अन्य कृतियाँ जो है मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित उपन्यास, जैसे वंशज हो गया, इनकी चितकोबरा हो गया, अनित्य, मैं तथा कठगुलाब, ये सभी मृदुला गर्ग द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं। मृदुला गर्ग की बात करें तो इनकी उपन्यास जो है उसके हिस्से की धूप है और वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं तथा कठगुलाब मृदुला गर्ग द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं। और इदन्नमम, उसके हिस्से, इदन्नमम, चाक और झूला नट, ये सभी रचना जो है मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। निम्नलिखित उपन्यासों एवं उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। शेष यात्रा, कठगुलाब, आवा और अकेला पलाश। शेष यात्रा की बात करें तो यह चित्रा मुदगल की रचना, कठगुलाब में मेहरुन्निसा परवेज, आवा उषा प्रियवदा, अकेला पलाश मृदुला गर्ग। तो इसमें से शेष यात्रा की बात करें तो शेष यात्रा के रचनाकार कौन है? उषा प्रियवदा है। उषा प्रियवदा शेष यात्रा की रचनाकार हैं। कठगुलाब के रचनाकार मृदुला गर्ग हैं। आवा के चित्रा मुदगल, अकेला पलाश जो है मेहरुन्निसा परवेज। शेष यात्रा उषा प्रियवदा, कठगुलाब मृदुला गर्ग, आवा चित्रा मुदगल, अकेला पलाश मेहरुन्निसा परवेज की रचना। तो अगर शेष यात्रा की बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? उषा प्रियवदा हैं। और कठगुलाब की बात करें तो इसके रचनाकार मृदुला गर्ग हैं। आवा जो है चित्रा मुदगल की रचना है। अकेला पलाश की बात करें तो मेहरुन्निसा परवेज की रचना। शेष यात्रा उषा प्रियवदा, कठगुलाब मृदुला गर्ग, आवा चित्रा मुदगल, अकेला पलाश जो है मेहरुन्निसा परवेज की रचना है। 190 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महिला आत्मकथाकारों एवं उनकी आत्मकथाओं को सम्मिलित कीजिए। तो शीला झुनझुनवाला की बूंद बावड़ी, इस्मत चुगताई की जो कहा नहीं गया, कुसुम अंसल की कुछ कही कुछ अनकही, कुसुम अंसल की कुछ कही कुछ अनकही, पद्मा सचदेव की कागजी है पैरहन, कागजी है पैरहन। तो इसमें से सही जवाब क्या है? ये आत्मकथा है और ये आत्मकथाकार हैं। शीला झुनझुनवाला की बात करें तो इनकी जो रचना आत्मकथा है, कुछ कही कुछ अनकही जो है, कुछ कही कुछ अनकही जो है शीला झुनझुनवाला की जो है आत्मकथा है। कागजी है पैरहन, कागजी है पैरहन इस्मत चुगताई की आत्मकथा है, कागजी है पैरहन। जो कहा नहीं गया, ये कुसुम अंसल की आत्मकथा है।
जो कहा नहीं गया। बूंद बावड़ी की बात करें तो पद्मा सचदेव की यह जो है आत्मकथा है। तो कुछ कही कुछ अनकही, शीला झुनझुनवाला, कागजी है पैरहन, इस्मत चुगताई, जो कहा नहीं गया, कुसुमंसल, बूंद बावड़ी जो है पद्मा सचदेव की जो है रचना है, आत्मकथा है। नोट है कि आयोग द्वारा दिए गए विकल्पों के कोटों में उनका मेल नहीं रखता है। तो कुछ कही कुछ अनकही, शीला झुनझुनवाला, कागजी है पैरहन, इस्मत चुगताई और जो कहा नहीं गया, कुसुमंसल, बूंद बावड़ी जो है पद्मा सचदेव। अगला 151 क्वेश्चन है कि रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है। निर्मला जैन, नागेंद्र, सुमन राजे, परशुराम चतुर्वेदी। तो रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार जो है निर्मला जैन है, निर्मला जैन। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र निर्मला जैन द्वारा रचित आलोचनात्मक कृति है। क्या है ये कृति। आलोचनात्मक कृति है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, ये निर्मला जैन द्वारा रचित आलोचनात्मक कृति है। कविता का प्रति संसार तथा हिंदी आलोचना की 20वीं सदी इनके द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। कविता के प्रति संसार तथा हिंदी आलोचना की 20वीं सदी इनके द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र और कविता का प्रति संसार तथा हिंदी आलोचना की 20वीं सदी इनके द्वारा रचित आलोचनात्मक कृतियाँ हैं किसके, निर्मला जैन के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है 192 की हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी पुस्तक है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निर्मला जैन, मृदुला गर्ग, सुमन राजे, चित्रा मुदगल। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की बात करें तो इसके रचनाकार सुमन राजे हैं। कौन है, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे द्वारा लिखित पुस्तक है। सुमन राजे 1969 ईस्वी में आगे जी द्वारा संपादित चौथा शतक के 7 कवियों में शामिल अकेली कवित्री थी। सपना और लाश घर, उगे हुए हाथों के जंगल 21वीं सदी का गीत इनके द्वारा लिखित प्रमुख कृतियाँ हैं। तो सुमन राजे की बात करें तो इनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे द्वारा लिखित पुस्तक। सुमन राजे 1969 में अज्ञेय जी द्वारा संपादित चौथा शतक के 7 कवियों में शामिल अकेली कवित्री थी। सपना और लाश घर, उगे हुए हाथों के जंगल 21वीं सदी का गीत इनके द्वारा लिखित प्रमुख कृतियाँ हैं। 193 क्वेश्चन है कि दलित साहित्य की रचनाशीलता के वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन एवं विश्लेषण करने वाली पुस्तक दलित साहित्य एक अंतरयात्रा के लेखक कौन है। दलित साहित्य की रचनाशीलता के वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन एवं विश्लेषण करने वाली पुस्तक दलित साहित्य एक अंतरयात्रा के लेखक बजरंग बिहारी तिवारी, सूरजपाल सिंह चौहान, तुलसीदास, तुलसीराम या कौशल्या बैसंत्री हैं। तो दलित साहित्य की रचनाशीलता के वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन एवं विश्लेषण करने वाली पुस्तक दलित साहित्य एक अंतरयात्रा के लेखक जो हैं बजरंग बिहारी तिवारी हैं। दलित साहित्य की रचनाशीलता के वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन एवं विश्लेषण करने वाली पुस्तक दलित साहित्य एक अंतरयात्रा के लेखक कौन है, बजरंग बिहारी तिवारी हैं। तिरस्कृत तथा संतप्त दलित आत्मकथा के लेखक कौन है, सूरजपाल सिंह चौहान है। तिरस्कृत और संतप्त दलित आत्मकथा के लेखक कौन है, सूरजपाल सिंह चौहान है। और तुलसीराम मुर्दहिया एवं मणिकर्णिका नामक दलित आत्मकथा के लेखक कौन है, दोहरा अभिशाप आत्मकथा के लेखक हैं। तो सूरजपाल सिंह चौहान, तुलसीराम मुर्दहिया एवं मणिकर्णिका नामक दलित आत्मकथा के लेखक हैं। कौन, सूरजपाल। तिरस्कृत अगर बात करें तो दलित साहित्य की रचनाशीलता के वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन एवं विश्लेषण करने वाली पुस्तक दलित साहित्य एक अंतरयात्रा के लेखक बजरंग बिहारी तिवारी हैं। तिरस्कृत तथा संतप्त दलित आत्मकथा के लेखक जो है सूरजपाल सिंह चौहान हैं। तुलसीराम मुर्दहिया एवं मणिकर्णिका नामक दलित आत्मकथा के लेखक कौन है, दलित आत्मकथा के लेखक हैं दोहरा अभिशाप कौशल्या बैसंत्री द्वारा रचित दलित आत्मकथा है। दोहरा अभिशाप जो है कौशल्या बैसंत्री द्वारा रचित दलित आत्मकथा है। तो दलित 193 क्वेश्चन यही था कि दलित साहित्य एक अंतरयात्रा के लेखक कौन है, तो बजरंग बिहारी तिवारी हैं। अगर बात करें बजरंग बिहारी तिवारी, तिरस्कृत तथा संतप्त दलित आत्मकथा के लेखक सूरजपाल
सिंह चौहान हैं। तुलसीराम मुर्दहिया एवं मणिकर्णिका नामक दलित आत्मकथा के लेखक हैं। दोहरा अभिशाप कौशल्या बैशंत्री द्वारा रचित दोहरा अभिशाप कौशल्या बैशंत्री द्वारा रचित दलित आत्मकथा है। निम्नलिखित रचनाओं उनकी विधाओं को सम्मिलित कीजिए। जमाने में हम कविता, गुरुजी की खेती बाड़ी, कहानी, शादी का जोकर संस्मरण, आग की हंसी आत्मकथा। अगर जमाने में हम की बात करें तो ये निर्मला जैन की रचना है, जमाने में हम, और निर्मला जैन की आत्मकथा है। तो जमाने में हम निर्मला जैन की रचना और आत्मकथा है। गुरुजी की खेती बाड़ी विश्वनाथ त्रिपाठी की संस्मरण है। गुरुजी की खेती बाड़ी विश्वनाथ त्रिपाठी की क्या है, आत्म संस्मरण है। और खादी का जोकर, शादी का जोकर, शादी का जोकर जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना कहानी है। आग की हंसी जो है रामदर्श मिश्र की रचना है और ये कविता है। जमाने में हम निर्मला जैन की रचना आत्मकथा। गुरुजी की खेती बाड़ी विश्वनाथ त्रिपाठी संस्मरण, शादी का जोकर अब्दुल बिस्मिल्लाह कहानी, आग की हंसी रामदर्श मिश्र कविता। 195 क्वेश्चन है कि 2015 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार रामदर्श मिश्र की किस कृति के लिए है। 195 क्वेश्चन है कि 2015 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है रामदर्श मिश्र की किस कृति के लिए है। बारिश में भीगते बच्चे, या शब्द सेतु, आगे की हंसी, यह विदूषक। तो प्रश्न 195 है कि 2015 में घोषित जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है रामदरस मिश्र की किस कृति के लिए है। बारिश में भीगते बच्चे, शब्द सेतु, आगे की हंसी, विदूषक। तो इसका सही जवाब जो है 2015 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार रामदरस मिश्र की किस कृति के लिए है, तो आगे की इनकी कृति जो है आगे की हंसी, आगे की हंसी जो है इसमें जो है काव्यकृति के लिए प्रदान किया गया था 2015 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार। रामदरस मिश्र रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे इनकी बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ हो गई, पक गई है धूप, और कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, दिन क्या बन गया, एक नदी बन गया, बारिश में भीगते बच्चे इत्यादि। ये सभी जो रचना है रामदरस मिश्र की रचना है। किसकी रचना है, रामदरस मिश्र की। विदूषक इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह है। विदूषक क्या है, इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह। तो रामदरस मिश्र की रचना जो है आगे की हंसी भी है, बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, बारिश में भीगते बच्चे इत्यादि। ये सभी रचनाएं जो है काव्यकृतियाँ हैं रामदरस मिश्र की। और कहानी की बात करें तो विदूषक इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह है और 2015 में आग की हंसी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है 196 क्वेश्चन है कि शादी का जोकर के रचनाकार कौन है। बदिउज्जमा, नासिर शर्मा, अब्दुल बिस्मिल्लाह सानी। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। शादी का जोकर कहानी के रचनाकार अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भव, रफ रफ मेल अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तो कौन कौन सी कहानी है, शादी का जोकर के रचनाकार अब्दुल बिस्मिल्लाह हमने बताया, और इनके टूटा हुआ पंख है, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भव, रफ रफ मेल, ये सभी अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। 197 क्वेश्चन है कि तुम्हें बदलना ही होगा। तुम्हें क्या होगा, बदलना ही होगा कि साहित्यिक विधा क्या है। तुम्हें बदलना ही होगा कि साहित्यिक विधा क्या है। उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक। तो ये सही है, ये उपन्यास है। तुम्हें बदलना ही होगा कि साहित्यिक विधा क्या है भैया, उपन्यास है। तुम्हें बदलना ही होगा उपन्यास विधा की रचना यह किसकी है, सुशीला टाक भौरे द्वारा रचित है। सुशीला टाक भौरे द्वारा रचित तुम्हें बदलना ही होगा उपन्यास विधा की रचना है। स्वाति बूंद और खारे मोती, स्वाति बूंद और खारे मोती, या तुम भी जानो, तुमने उसे कब पहचाना, और हमारे हिस्से का सूरज इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य संग्रह है। तुम्हें बदलना ही होगा, ये क्या है, उपन्यास है। और इनकी रचना जो है स्वाति बूंद और खारे मोती, स्वाति बूंद और खारे मोती, या तुम भी जानो, तुमने उसे कब पहचाना, या तुम भी जानो, तुमने उसे कब पहचाना, और हमारे हिस्से का सूरज इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य संग्रह है। किसके, सुशीला टाक भौरे द्वारा रचित। अगला क्वेश्चन 198 क्वेश्चन है कि डोमिनिक की वापसी की साहित्यिक विधा क्या है।
डोमिनिक की वापसी की साहित्यिक विधा संस्मरण, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो ये उपन्यास विधा है। डोमिनिक की वापसी उपन्यास विधा की रचना। और इसके लेखक कौन है? विवेक मिश्र हैं। इसके लेखक कौन है? डोमिनिक की वापसी। और ये क्या है? उपन्यास है और इसके लेखक विवेक मिश्र हैं। खंडित प्रतिमाएं, तन मछरी मन नीर, तन मछरी मन मीर, तन मछरी मन नीर, ए गंगा तुम बहती हो क्यों, ए गंगा तुम बहती हो क्यों, खरोंच इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। तो डोमिनिक की वापसी और खंडित प्रतिमाएं, तन मछली मन नीर, ए गंगा तुम बहती हो क्यों, खरोच इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण कहानियाँ। विवेक मिश्र के द्वारा जन्म जन्मांतर जो है विवेक मिश्र द्वारा रचित दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। जन्म जन्मांतर जो है विवेक मिश्र द्वारा रचित दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। 199 क्वेश्चन है कि गुरु जी की खेती बाड़ी के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, संजीव, काशीनाथ सिंह। तो इसके रचनाकार जो हैं गुरु जी की खेती बाड़ी के रचनाकार जो हैं विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। गुरु जी की खेती बाड़ी संस्मरण के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। और नंगा तलाई का गांव भी इनकी रचना है विश्वनाथ त्रिपाठी की। नंगा तलाई का गांव, व्योमकेश दरवेश नहीं, नंगा तलाई का गांव और व्योमकेश दरवेश, गंगा स्नान करने चलोगे, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित अन्य संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। तो गुरु जी की खेती बाड़ी विश्वनाथ त्रिपाठी की है और नंगा तलाई का गांव भी इनकी रचना है। व्योमकेश दरवेश, गंगा स्नान करने चलोगे, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित अन्य संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। 200 क्वेश्चन है कि मुर्दहिया के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य या तुलसीदास या मनोज सोनकर। तो मुर्दहिया के लेखक कौन है? मुर्दहिया के लेखक जो हैं तुलसीराम है। मुर्दहिया के लेखक कौन है? तुलसीराम है। यह क्या है? एक दलित आत्मकथा है, अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा, तथा जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित दलित आत्मकथा है। तो मुर्दहिया के लेखक तुलसीराम है। यह एक दलित आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे की बात करें तो इसके रचनाकार जो हैं मोहनदास नैमिषारण्य तथा जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित दलित आत्मकथा है। घंटाघर, डोगर, स्नानागार, गजलगंध तथा चितकबरी मनोज सोनकर द्वारा रचित दलित काव्य कृतियाँ। कौन कौन सी? घंटाघर, डोगर, स्नानागार, गजलगंध तथा चितकबरी। कौन से? घंटाघर, डोगर, स्नानागार, गजलगंध तथा चितकबरी। ये सभी मनोज सोनकर द्वारा रचित दलित काव्य कृतियाँ हैं। कौन कौन से? घंटाघर, डोगर, स्नानागार और गजलगंध तथा चितकबरी मनोज सोनकर द्वारा रचित दलित काव्य कृतियाँ हैं। मुर्दहिया के लेखक तुलसीराम है और अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा रचित है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित दलित आत्मकथा है। और घंटाघर, डोगर, स्नानागार, गजलगंध तथा चितकबरी मनोज सोनकर द्वारा रचित दलित काव्य कृतियाँ हैं।